विंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का हृदय की अनंत गहराई से स्वागत करते हैं। जैसा कि विदित है कि डीएलएड की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और जो आपका डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जो प्रथम प्रश्न पत्र है वह है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण पेपर है जो 50 नंबर का आपका होता है। इसके तहत हम आज ये जानेंगे कि इसके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी विषय वस्तुओं का हमको विस्तार से अध्ययन करना है। आज हम उन्हीं बिंदुओं को आपके समक्ष उन्हीं पाठ्यक्रमों को आपके समक्ष लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले जानते हैं कि डीएलएड के इस पाठ्यक्रम में हमको सबसे पहले पढ़ना क्या है। और पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं और आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात हम शिक्षक बनने के क्रम में हैं और एक शिक्षक को अच्छा मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें इस विषय वस्तु को बेहतर ढंग से पढ़ना है जिससे हम भी एक मनोविज्ञान के ज्ञाता हो सके और एक अच्छा एक प्रभावी शिक्षक भविष्य में बन सके। तो इस कामना के साथ हम आज आपके सम्मुख बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के पाठ्यक्रम को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आइए जानते हैं कि पहला जो आपका चैप्टर है वह है बाल विकास। पहला जो आपका चैप्टर है वह है बाल विकास, ठीक है। इसके अंतर्गत हमको बाल विकास का अर्थ पढ़ना है, उसकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं वह भी पढ़ना है और उसके क्षेत्र क्या क्या हैं यह हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है, ठीक। दूसरा उसी में कि बाल विकास की अवस्थाएं तो वैसे 4 प्रकार की होती हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन 3 अवस्थाओं को ही पढ़ते हैं। प्रौढ़ावस्था को इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता, ठीक है। इसके अंतर्गत होने वाले विकास जिसमें बहुत सारे बिंदु हैं, शारीरिक विकास को भी हमको पढ़ना है, मानसिक विकास को भी हमको पढ़ना है, बुद्धि क्या है, ठीक, बुद्धि लब्धि को भी हमको पढ़ना है कि आईक्यू कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक, और बुद्धि परीक्षण, विभिन्न प्रकार के मनोविज्ञान में बुद्धि परीक्षण हुए हैं, उन सभी को हम इसके अंतर्गत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिर विकास की जब बात करते हैं तो संवेगात्मक विकास भी इसी के अंतर्गत हमको पढ़ना है, ज्ञानात्मक विकास भी इसी के अंतर्गत पढ़ना है, और यह जो ज्ञानात्मक विकास है यह पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास का भी सिद्धांत इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है जो पियाजे महोदय ने दिया हुआ है। इसके बाद हमको सामाजिक विकास भी इसमें पढ़ना है, भाषा विकास भी एक महत्वपूर्ण पहलू है तो उसको भी हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है। अभिव्यक्ति की क्षमता भाषा विकास के ही अंतर्गत हम अपनी मनोभावों को किस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं वह सब कुछ इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है, किस प्रकार से हमको उसमें विकास करना है यह इसके अंतर्गत हमको बतलाया और समझाया जाएगा। फिर जो है सृजनात्मकता और सृजनात्मक क्षमता का विकास किस प्रकार बालकों में किया जा सकता है वह सभी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। व्यक्तित्व का विकास, उसका अर्थ हमको पढ़ना है, उसका प्रकार हमको पढ़ने हैं। 3 इसके प्रकार हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। ये 3 प्रकार आपके इसके अंतर्गत हमको पढ़ने हैं, ठीक। अगला जो टॉपिक है इसी के अंतर्गत व्यक्तित्व परीक्षण। अभी हमने बात किया था कि हम परीक्षणों की, जैसे बुद्धि परीक्षण भी हम करते हैं, बुद्धि परीक्षण को भी हमको इसमें पढ़ना है, उसी प्रकार से हमको व्यक्तित्व परीक्षण भी इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो व्यक्तित्व परीक्षण के कौन कौन से तरीके हैं उसका विस्तार पूर्वक इसमें अध्ययन करना है। समायोजन के उपाय, समायोजन एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसी दशा होती है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो वह भी हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है। और कुसमायोजन भी इसी में आ जाएगा, जब समायोजन आएगा तो कुसमायोजन भी पढ़ना है। वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ पढ़ना है, 2 बालकों में वैयक्तिक भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं तो वो चीज़ें हमको पढ़नी है, अर्थ पढ़ना है, उसके वैयक्तिक भिन्नता का क्या कारक है वह हमको पढ़ना है और इसके क्या महत्व है वो सभी इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है। इसके अलावा कल्पना, तर्क और चिंतन, कल्पना, तर्क और चिंतन
इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं का भी हमको इसमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। ठीक, बाल विकास का आधार, अगला जो आपका चैप्टर है, बाल विकास का आधार और उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो 2 प्रकार के कारक होते हैं, एक वंशानुक्रम होता है और एक जो होता है आपका पर्यावरण होता है। तो इसके अंतर्गत हम यह सभी चीजें पढ़ेंगे। वंशानुक्रम, हेरिडिटी जिसको हम कहते हैं, तो यह हमारे गुणसूत्रों से प्रभावित होता है, हमारे माता पिता, वो सारी चीजें हम समय आते आपको बताएंगे। वातावरण में बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, विद्यालयी वातावरण और संचार का जो माध्यम है, यह सभी वातावरण के अंतर्गत आता है। तो यह भी किस प्रकार से बालक को प्रभावित करता है, बाल विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है, वह सब कुछ इसमें विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात अगला जो चैप्टर है आपका, दूसरा चैप्टर, वह है अधिगम। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वस्तु है अधिगम। और अधिगम को हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है, अधिगम का अर्थ पढ़ना है और उसके सिद्धांत हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो अधिगम को का अर्थ हम पढ़ाएंगे इसमें। अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण जो कारक हैं, वो कारक भी इसके अंतर्गत हम पढ़ाएंगे। और विभिन्न प्रकार के इसमें जो है बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, परिपक्वता भी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, ये सभी जो है बाल विकास को अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सबका हम एक सिलसिलेवार तरीके से इसमें अध्ययन करेंगे। मानसिक और शारीरिक थकान भी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जो अधिगम को हमारे प्रभावित करता है और किस प्रकार प्रभावित करता है, वह सब कुछ इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अधिगम की कुछ प्रभावशाली विधियां हैं, जैसे करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधि द्वारा भी जो है यह प्रभावशाली विधि है, इसके अंतर्गत हम इसको भी पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट विधि और सामूहिक अधिगम भी इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है, जो हमारे अधिगम को प्रभावित करता है, प्रभावशाली विधियां हैं। ठीक है, इसके बाद अधिगम के कुछ नियम, जैसे थार्नडाइक का मुख्य नियम भी पढ़ना है और उनके गौड़ नियम भी हमको पढ़ना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीखने और सिखाने में इसका क्या महत्व है, मतलब इसका कक्षा में क्या महत्व है। थार्नडाइक के जो मुख्य नियम है, उनका कक्षा में किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, थार्नडाइक का जो गौड़ नियम है वह किस प्रकार से कक्षा के लिए उपयोगी होता है। तो सीखने और सिखाने में इसका क्या महत्व है, इसके अंतर्गत हम इन्हीं चीज़ों पर आपको अध्ययन कराएंगे। इसके बाद जो है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत और कक्षा शिक्षण में इसका व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, यह भी इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है। और इसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जैसे थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, पावलोव का जो है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, या पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, या इसी को हम समझ का भी सिद्धांत कहते हैं, वह भी हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है। पियाजे का सिद्धांत है, व्योगास्की का, ब्रूनर का सिद्धांत है। तो ये सभी सिद्धांत शिक्षा शास्त्रियों द्वारा दिए गए हैं और इनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये सिद्धांत हैं मनोविज्ञान के द्वारा, तो इसमें हमको पढ़ना है और सीखना है। इसके पश्चात सीखने का वक्र, उसका अर्थ भी हमको पढ़ना है, उसके प्रकार भी हमको पढ़ना है। सीखने का पठार क्या है, ठीक है, ये नई चीज़ें हैं और इसको हम जब पढ़ाएंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो सीखने का पठार, उसका अर्थ क्या है, उसके कारण क्या हैं, और अगर कारण है तो उसका निराकरण किस प्रकार हम कर सकते हैं, इसका विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन इसके अंतर्गत कराया जाएगा। सीखने का स्थानांतरण, यह भी एक बिंदु है, इसको भी हमको पढ़ना है। सीखने का स्थानांतरण का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, सिद्धांत क्या है, और सीखने सिखाने में स्थानांतरण का महत्व क्या है, इसके अंतर्गत हमको यह भी पढ़ना है। तो यह पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छा पाठ्यक्रम है डीएलएड का। अगर इसको हम पढ़ लेते हैं तो बच्चों आप ये जान लीजिए कि जो आपके यूपी टेट
में परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं बिंदुओं से वह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए यह जो प्रथम सेमेस्टर का आपका पाठ्यक्रम है यह बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है और इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और ये बराबर आपके टेट और सुपर टेट में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो पाठ्यक्रम है, जब हम उसको विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे तो आप उसको समझते और सीखते जाइएगा। इसके पश्चात अभिप्रेरणा, अगला जो चैप्टर है आपका अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को भी हम बताएंगे कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, उसके महत्व क्या हैं। अभिप्रेरणा की विधियां कौन कौन सी हैं, उन विधियों में रुचि, सफलता, प्रतिद्वंदिता, सामूहिक कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, ध्यान, खेल, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता और कक्षा का वातावरण, यह सभी चीजें अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण विधियां हैं और इसको हम विस्तार पूर्वक इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक। सीखने और सिखाने के संदर्भ में विद्यालय तथा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों, ग्राम शिक्षा समितियों, विद्यालय प्रबंध समितियों, अन्य प्रकार की विद्यालय समितियों के सदस्यों का जो है अभिप्रेरण भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर अगला है आपका ध्यान, बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है आपका, पाठ है। इसका ध्यान का हम अर्थ पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, ध्यान को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक हैं हम कारक को भी पढ़ेंगे और बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के कौन कौन से उपाय हैं इसका भी हमको इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। ठीक। उसके पश्चात रुचि आपका अगला चैप्टर है, इसका अर्थ हम आपको पढ़ाएंगे। प्रकार, बच्चों की रुचि का परीक्षण और उसमें रुचि उत्पन्न करने की जो प्रभावशाली विधियां हैं वह भी हम इसमें आपको पढ़ाएंगे। अधिगम में रुचि का क्या महत्व है, अधिगम में रुचि का क्या महत्व है, ठीक है। इसी प्रकार अधिगम में ध्यान का क्या महत्व है, ये सब कुछ आपको हम बताएंगे। तो अधिगम में रुचि का महत्व पढ़ना है, ध्यान एवं रुचि में क्या संबंध है, क्या उसके अंतर हैं, अक्सर परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम इसको भी आपको बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात स्मृति है आपकी, यह भी एक महत्वपूर्ण पाठ है आपका। इसका स्मृति का अर्थ पढ़ना है, उसका प्रकार पढ़ना है। अच्छी स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तो वह भी हमको पढ़ना है। स्मृति का ठीक विलोम या उसका जो है ठीक जो है उल्टा विस्मरण होता है, तो विस्मरण भी हमारे अधिगम को प्रभावित करता है, तो उसका हमको अर्थ पढ़ना है, उसके कारण पढ़ना है। कारण को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है यह भी इसके अंतर्गत आएगा, वह चीजें भी हम आपको बताएंगे। और विस्मरण का महत्व, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिन्हें हम अगर मन मस्तिष्क से उतार दें तो हमारे लिए अच्छा होता है, तो विस्मरण का महत्व भी हम आपको बताएंगे। ठीक। इसके पश्चात जो आपका अंतिम चैप्टर है वह है सांख्यिकी। सबसे पहले इसमें हम आपको अर्थ बताएंगे, उसके महत्वों पर चर्चा करेंगे, आंकड़ों का रेखा चित्रीय निरूपण किस प्रकार से किया जाता है इसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे, और माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीन सांख्यिकीय गणनाओं का भी हम इसके अंतर्गत विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, यह रहा हमारा डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का पाठ्यक्रम। और अगली कक्षा में जब हम आपके सम्मुख उपस्थित होंगे प्यारे बच्चों, तो हम आपको लेकर के आएंगे यह जो आपने लेसन अभी देखा है, बाल विकास का अर्थ, हम आपके सम्मुख लेकर उपस्थित होंगे। बाल विकास का अर्थ, उसकी आवश्यकता क्या है और उसके क्षेत्र। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली कक्षा में हम पुनः आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।